ओके गाइस, हाय, वेलकम टू वेदांतु। आज का सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को क्विकली रिवाइज करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, यस, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वरना तो यार सेशन का क्या ही मतलब रह जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव सेशन का ये होगा, केमिकल काइनेटिक्स आप जल्दी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फॉर्मूलाज, उनको देखो पहले, उसके बाद मेरे साथ करो क्वेश्चन, है ना। स्प्रिंट टेक सीरीज का ये सेशन है, इसमें हम चैप्टर का ज्यादा फोकस रखते हैं क्वेश्चंस कराने में, राइट। पिछले साल के जो क्वेश्चंस होंगे, जब तक आप उनको ट्राई नहीं करोगे, खुद से करोगे नहीं, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन। तो मेरे साथ पूरा सेशन लगाना है आपको, कहीं पर भी नहीं जाना है। शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स। मेक श्योर कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। माय नेम इज शिल्पी कौशिक, आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर एट वेदांतु। सो प्लीज यार ये काम कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये नया चैनल है, आप लोगों के लिए हमने बनाया है। दिस इज फॉर यू, सो वी नीड योर सपोर्ट इन दिस। ओके, तो मेक श्योर एटलीस्ट एक फ्रेंड से तो आप इसको जरूर शेयर करें एंड आस्क देम टू शेयर विद वन मोर फ्रेंड एंड सो ऑन, राइट। थैंक यू सो मच। चलिए तो शुरू करते हैं, आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी टाइम की वैल्यू करते हुए क्विकली हम अपने केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर को पिछले सवालों के साथ देख लेंगे। ठीक है, सही है ये बात? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत भी क्यों पड़ी थी, है ना। लेट मी गिव यू ब्रीफ लाइक इंट्रोडक्शन व्हाई वी नीडेड इट। काइनेटिक्स की जरूरत इसीलिए पड़ी थी क्योंकि जब हम कोई रिएक्शन देखते हैं, है ना, आप कोई रिएक्शन देखो तो आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करो। थर्मोडायनेमिक्स में आपको रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता चलता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। क्या थर्मोडायनेमिक्स आपको रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताता है कि रिएक्शन कितनी स्पीड से प्रोसीड करेगी, प्रोडक्ट जो है वो कितने दिन में बनेंगे, कितने घंटे में बनेंगे, कितने सेकंड्स में बनेंगे? नहीं बताता वो आपको, है ना। सो हमें एक ऐसी ब्रांच चाहिए थी साइंस में, केमिस्ट्री में, जो हमें केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट को मॉनिटर करने में मदद करे। मतलब अगर मैंने कोई रिएक्शन करी तो उसका प्रोडक्ट कितनी देर में बना, अगर मुझे ये पता चल जाए तो सोचो मेरी कितने काम की चीज है। हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी होती है, आपको सेटअप करना है अमोनिया सिंथेसिस की इंडस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए ना कि जिस रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का क्या है, कितने स्पीड से, किस टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट की कंडीशन में वो होगी, फास्टन अप होगी, स्लो डाउन होगी। तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। मतलब केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर, और काइनेटिक्स है स्पीड। तो केमिकल रिएक्शंस के स्पीड से प्रोसीड करती हैं, क्या क्या फैक्टर्स उनके रेट को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, और मैकेनिज्म क्या होता है रिएक्शन का, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वो बताना होता है। ठीक है, तो चलो दैट वाज द बेसिक इंट्रो, बट हम मेन चीजों की बात करेंगे और फिर सीधे क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारे चैप्टर का सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखो यार, सबसे पहले रेट क्या होता है? किसी भी चीज का रेट ये पैसे वाला रेट है? नहीं, अरे रेट ये स्पीड वाला रेट है। रेट का मतलब होता है किसी भी, आपके पास कोई भी क्वांटिटी है ना, कोई भी किसी भी चीज की आप बात कर रहे हो, उसके रेट को डिफाइन करना, मतलब हम बताते हैं उसकी चेंज कितना आया होगा उस क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर मैं रेट केमिकल रिएक्शन का डिफाइन करती हूँ, तो तुम खुद सोचो, अगर ए से बी बना, है ना, अगर ए से बी बना, ए हमारा रिएक्टेंट था और बी प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट रिएक्शन में क्या करते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके कंज्यूम होके प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हैं। सो धीरे धीरे आप देखोगे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होने लगती है, प्रोडक्ट की इंक्रीज होने लगती है। इनफैक्ट अगर आप इस प्लॉट में भी देखो, है ना, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन शुरू में मैक्सिमम होती है। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन शुरू में 0 होती है, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है ना। ये ऊपर से नीचे डिक्रीज हुई रिएक्टेंट की, बढ़ी किसकी, प्रोडक्ट की। तो ऐसे होता है हमारी रिएक्शन में, है ना। तो रेट हम रिएक्शन का कैसे देते हैं, ब्लू कलर, ये कलर ठीक है, आई होप विजिबल है आपको, है ना। रेट वुड बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
है ना। सो जो भी मान लो डेल्टा सी कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है C2 माइनस C1, अगर C1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, C2 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन थी, रिएक्टेंट के लिए भी प्रोडक्ट के लिए भी, दोनों के लिए यू कैन राइट द रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है, टाइम के लिए अगर हम सेकेंड लेते हैं तो आपको यहाँ पे रेट का लिए यूनिट भी नहीं, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, सही है ये चीज, बोलो, या टाइम इनवर्स यू कैन से, ठीक है। चलिए, सो ये तो छोटी सी बात थी कि रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कितने तरीके के रेट्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। दो तरीके के रेट्स आप डिफाइन करते हो, पहला एवरेज रेट, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। एवरेज रेट का मतलब है जैसे गाड़ी की एवरेज स्पीड, आप मान लो आपने आपका होम टाउन से आप दिल्ली गए, ठीक है, मैम हम तो दिल्ली में रहते हैं, मतलब कहीं पर भी गए, कहीं आपने ट्रैवल किया, तो अगर आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, 1 घंटे के लिए आपकी गाड़ी चली, आपने मान लो 30 किलोमीटर उसमें ट्रैवल किया है ना, कवर किया डिस्टेंस, तो अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड पूछूं गाड़ी की, तो आपने बोला मैम एवरेज स्पीड गाड़ी की थी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैंने बोला इस एवरेज स्पीड का आप खुद बताओ, क्या एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि हर पॉइंट पे, हर वक्त 1 घंटे के दौरान आपकी गाड़ी की स्पीड हर पॉइंट पे 50 किलोमीटर पर आवर थी? क्या ऐसा है इसका मतलब? एवरेज रेट क्या वो बताता है? नहीं, वो नहीं बताता। वो पूरी ड्यूरेशन में, पूरी जर्नी में एवरेज रेट बताता है, मतलब कुछ पॉइंट रहा होगा जब आपकी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल स्लो डाउन होगी थी, स्पीड ब्रेकर आया होगा, है ना, कुछ टाइम पीरियड पे आपकी गाड़ी हाईवे पे लेट्स से आपकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो गई थी, है ना, कहीं पे लो हाई ऐसे करके आपने एक एवरेज स्पीड दे दिया 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। ऐसे जैसे एवरेज स्पीड होता है ना, ऐसे ही आप डिफाइन करते हो सबसे पहली चीज एवरेज रेट, ठीक है, लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर, नहीं लिख लेते हैं, हाँ। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एवरेज रेट किसी रिएक्शन के लिए, ठीक है, जैसे ए से बी बना या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, ऐसे लिख सकते हो। तो एवरेज रेट वही होगा टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, टोटल चेंज कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो मान लो C2 कोई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन थी, C1 इनिशियल थी, तो मैं एवरेज रेट लिख सकती हूँ डेल्टा C, C2 माइनस C1, और ये T2 माइनस T1, लाइक दैट, है ना, एवरेज रेट बताएगा आपको, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं होता हर पॉइंट पे यही रेट रहा होगा। दूसरा रेट का एक्सप्रेशन होता है इंस्टेंटेनियस रेट, कौन सा? इंस्टेंटेनियस रेट, ओके। इंस्टेंटेनियस रेट क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस रेट तुमको बताएगा रिएक्शन का रेट किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे मैंने पूछा कि आप मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, अब भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताओ गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही थी, तो ऐसे ही रिएक्शन का रेट बताओ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो जब इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखते हो ना, तो जैसे एवरेज रेट तुमने लिखा था, एवरेज रेट को डेल्टा C बाय डेल्टा T लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मानकर चलते हैं, इंस्टेंटेनियस में हमारा जो टाइम होगा वो डेल्टा T 0 को अप्रोच करता है, मतलब ये एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, सो टाइम का डिफरेंस भी लगभग 0 ही होगा, है ना। तो इसकी लिमिट लगाते हैं हम डेल्टा C अपॉन डेल्टा T पे। तो यहाँ पे और छोटी क्वांटिटी, मतलब यू कैन यूज डेरिवेटिव डिफरेंशियल फॉर्म dC बाई dt लिख सकते हो, ये इंस्टेंटेनियस रेट होता है ना। इंस्टेंटेनियस रेट dC बाई dt होगा, और याद करो ये क्या है? dC बाई dt स्लोप है ना, dC बाई dt स्लोप होता होगा किसका? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। जैसे dy बाई dx क्या है? स्लोप है y वर्सेस x का, है ना। तो ऐसे ही dC बाई dt स्लोप है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, राइट। तो ये देखकर चलो, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने समझा क्या होता है, कितने तरीके के रेट होते हैं, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट की फॉर्म को आप यूज करोगे डेरिवेशंस में, जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का डेरिवेशन लिखते हो, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया। चलो एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ यहाँ पर, तो ध्यान देना जरा, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक बार ये हटा रही हूँ यहाँ से, इससे पहले मैम वांट्स टू टेल यू समथिंग, ठीक है। एक बार रेट का एक्सप्रेशन देख लो, फिर मैं उसे इरेज कर दूंगी। हम कैसे रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे किसी रिएक्शन के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हैं मैंने, ठीक है।
तो जब रेट का एक्सप्रेशन तुम लोग लिखते हो ना, तो रेट के एक्सप्रेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लेने होते हैं। तो रेट अगर मान लो मैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख रही हूँ, है ना, तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आपको पता है माइनस साइन शो करना पड़ता है। माइनस क्यों शो करना पड़ता है बेटा? माइनस मतलब रेट नहीं नेगेटिव दिखा रही है, ये माइनस साइन बताता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटने लगी है। तो बाकी इसका मतलब ये नहीं है रेट नेगेटिव हो गया, ठीक है। माइनस डी ए बाई डी टी, ऐसे ही माइनस डी बी बाई डी टी, ये भी बताता है कि बी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी, ठीक है। अब रेट के एक्सप्रेशन में ना आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लेने पड़ते हैं। तो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर ए रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है, तो उसको डिनोमिनेटर में लिखना होता है, तो ये बनेगा रेट माइनस 1 बाई ए डी ए बाई डी टी। ऐसे ही इसके लिए माइनस 1 बाई बी, ठीक है, डीबी बाई डी टी। ऐसे ही इसको कंटिन्यू करो। अब प्रोडक्ट के लिए हम ये प्लस साइन दिखाते हैं क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है। डिनोमिनेटर में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए लिखोगे डी डी बाई डी टी, और यहाँ पर 1 बाई डी आपका छोटू है, ठीक है। इजी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी, राइट, ज्यादा ही डी 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 हो गया इसमें। सो लाइक दैट, ऐसे रेट का एक्सप्रेशन लिखना होता है। कभी आपसे पूछे रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस, है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछे कभी किसी प्रोडक्ट का, या फिर डिसअपीयरेंस पूछे, ठीक है। देखो अपीयरेंस तो किसका होएगा भाई? अपीयरेंस तो प्रोडक्ट का होएगा, बनते तो प्रोडक्ट हैं। डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट का होएगा, वो चला जाता है। तो जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस लिखते हो तो इनमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखे जाते, ये बात लिख लो, याद दिला रही हूँ। इनके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखते। जैसे अगर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताना है ना, वो माइनस डी ए बाई डी टी होएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मैंने प्लस डीसी बाई डी टी, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ठीक है। तो रेट के एक्सप्रेशन में आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करते हो, पर रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में नहीं रखते। आर वी क्लियर ऑन दिस? बताओ, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे चलते हैं, उसके सारे एक्सप्रेशंस देखते हैं। इरेज कर दूं इसे? नोट करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस। तो इसको रिवाइज कर लिया एक बार, क्वेश्चंस आएंगे तो आई होप कोई इश्यू ना हुए आपको क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉस की। किसकी? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो सीधा एक्सप्रेशन देखकर चलेंगे, डेरिवेशन करना हमारा इस सेशन में फोकस नहीं होगा, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पर देखो कोई रिएक्शन हुई, n मोल्स ऑफ ए से प्रोडक्ट बने, ठीक है। आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो, तो रेट एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, रेज टू द पावर ऑर्डर। अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इनका ऑर्डर ही जीरो है ना, तो मैंने ऊपर लिख दिया 0 0, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे आया रेट की वैल्यू रेट कांस्टेंट के बराबर। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। देख लो, अगर बोले आपसे, है ना, कि आप क्या करो, प्लॉट करो रेट का और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जीरो ऑर्डर के लिए, तो भाई उस पर डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में जो रेट है रिएक्शन का, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस? बोलो यस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और एक्सप्रेशन, मैं थोड़ा सा डेरिवेशन बता देती हूँ। ये आपने देखा, रेट क्या एक और फॉर्म में लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस को यूज करके, माइनस डी ए बाई डी टी, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा? के, है ना। यहाँ से माइनस डी ए विल बी इक्वल टू के डी टी होगा। इंटीग्रेशन ले सकते हो और लिमिट भी लगाएंगे इंटीग्रेशन के बाद। अगर मान लो हम करते हैं इंटीग्रेशन, है ना, सो दिस इज एक्चुअली माइनस डी ए बाई डी टी, तो इस माइनस साइन को आप इधर ले सकते हो, ठीक है। लिमिट लगा सकते हो ए नॉट से ए टी, मतलब इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक कर सकते हो ना, बोलो
कैसे लिखा फिर से देख लो। देखो मैंने रेट का एक्सप्रेशन लिखा, पहले रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, रेज टू द पावर ऑर्डर जो 0 था, तो ये 1 हो गया, यहाँ से k मिला और इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में माइनस da/dt भी लिख सकती हूँ। तो वहां से मैंने बोला इधर फिर हम इंटीग्रेशन करके फाइनल एक्सप्रेशन निकालते हैं, बट आप डेरिवेशन में मत जाओ अभी, क्योंकि इस चैप्टर का अभी मोटिव है आप रिवीजन कर लो, है ना, इस सेशन के थ्रू क्विक रिवीजन हो जाए। मेन मोटिव हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस, ओके। तो एक्सप्रेशन आएगा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम t पे किसके बराबर होगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस kt, ए नॉट माइनस kt। कर सकते हैं हम? यस, ओके। चलिए अब ऐसे ही भाई बहुत सवाल पूछता है हाफ लाइफ के ऊपर। हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जब आपकी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स है ना वो 50% कंज्यूम हो चुके हैं, 50% अमाउंट उनकी कंज्यूम हो चुकी है, वो टाइम पीरियड रिएक्शन का हाफ टाइम पीरियड कहलाएगा। तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पे है वो इनिशियल की आधी हो जाएगी, हो जाएगी। यस, तो अगर इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो यहां से आपको मिलेगा टी हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन, ठीक है। टाइम फॉर कंप्लीशन मैंने आधा कर दिया, कर सकते हैं? यस, तो इधर से टी हाफ का एक्सप्रेशन तुमको मिलेगा ए नॉट बाई 2k जब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उनका हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, भूलना नहीं है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से सवाल पूछता है पेपर में, फर्स्ट ऑर्डर तो उनकी फेवरेट है, ठीक है। तो समझो, पहले हमने बेसिक एक्सप्रेशन देख लिया जीरो ऑर्डर का, ठीक है। फिर हाफ लाइफ पीरियड जब मैंने बताया तो हाफ लाइफ पीरियड में यू हैव टू सी कि फाइनल एक्सप्रेशन जो है टी हाफ दैट इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 2k, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर कभी टी हाफ का और ए नॉट इसका प्लॉट दे दे तुम्हें पेपर में, सही से बनाते हैं, देखो प्लॉट मैं अलग से दिखाऊंगी तुमको सारे, डोंट वरी, ठीक है। बट स्टिल मान लो अगर इसका ग्राफ पूछ ले कि हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो ऑर्डर में, तो भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट को पूछे इसके लिए तो वो इंडिपेंडेंट होगा, सही बात है। ओके चलिए कर लेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशंस को भी ध्यान रखना, ठीक है जी। ऐसे ही आपकी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए भी डायरेक्ट एक्सप्रेशन ध्यान रखना, ठीक है। रिएक्शन का तो लिख देते हैं, जो टी टाइम पीरियड है वो किसके बराबर होगा, 2.303 बाई के रेट कांस्टेंट log a बाई a माइनस एक्स। ए होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, a माइनस एक्स होगा कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो इसे 2.303 बाई रेट कांस्टेंट लॉग, इसको सीधा लिख लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, सही है। हाफ लाइफ पीरियड देखो इसके लिए क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ अगर आप इसके लिए करोगे वही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आधी जब कॉन्सेंट्रेशन हो गई होगी वो टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड, और इसको सॉल्व करोगे टी हाफ निकल के आएगा 0.693 बाई के। बहुत कमाल की बात तुमको देखने को मिली है। देखो जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ अगर आप टाइम देखते हो वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट है। देखना भाई इधर आ रही है कोई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की टर्म, ए नॉट आया टी हाफ में नहीं, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फर्स्ट ऑर्डर में वो इंडिपेंडेंट है टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के इनिशियल, ठीक है। पहली बात, दूसरी चीज जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट इंडिपेंडेंट था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यहाँ पे रेट डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर आप लिखते हो इसके लिए तो रेट में कैसे डिफाइन कर सकते हो, रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर में ऑर्डर, ऑर्डर इसका 1 है, तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि जीरो ऑर्डर में इंडिपेंडेंट था। तो देख रहे हो दोनों चीजों का रिलेशन ध्यान में रखना, रख लोगे बताओ? यस,
ओके बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ना सवाल आपसे पूछ लेता है कि बताओ 75% रिएक्शन कंप्लीशन और 50% जब रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी तो उनमें रिलेशन क्या है, क्या वो एक दूसरे के डबल हैं कि हाफ हैं कि क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बस आपको ये ए और जो कॉन्सेंट्रेशन है ना इनिशियल और एट टाइम टी, उसको ध्यान से निकालना होता है। उस पे फोकस कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आर वी क्लियर ऑन दिस, बताओ। वेरी गुड। अब देखो एक बहुत कमाल का मैं तुमको एक्सप्रेशन दे रही हूँ, है ना, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा तुम्हारे लिए। जब भी कोई रिएक्शन है, मान लो ए से प्रोडक्ट बने, तो हाफ लाइफ पीरियड देखने का सिंपल फंटू सा फॉर्मूला है 1/रेट कांस्टेंट n-1। इसको याद कर लो भाई, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी तुम्हारी बहुत मदद करेगा। ठीक है, यस। अब यहाँ पर देखकर चलो, जो K है वो अपना रेट कांस्टेंट है, N अपना ऑर्डर है रिएक्शन का। तो T हाफ आप निकाल सकते हो अगर आपको रिएक्शन का ऑर्डर पता है। इस फॉर्मूले में रख दो किसी भी ऑर्डर की वो रिएक्शन हो। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो T हाफ पे सवाल पूछता है और आपसे पूछा मान लो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो थोड़ी ना आपको उसका एक्सप्रेशन याद होगा, है ना। तो आप क्या करो, T हाफ का सिंपल ये फॉर्मूला याद रखो। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन दी होगी तो N की वैल्यू 3 डाल दोगे और अपनी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, बहुत कमाल का फॉर्मूला। हाँ ये ध्यान रखना, n शुड नॉट बी इक्वल टू 1। n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात को, फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं लगेगा। ओके, हाँ चलिए। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ वो पेपर में पूछ सकता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या रिलेशन है। जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है तो इंडिपेंडेंट रहेगा, बताया था ना, है ना। जीरो ऑर्डर के लिए ही आप बताओ, अगर आपसे टी हाफ का पूछा, टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्या ये डिपेंड कर रहा था। यस, कैसे, स्ट्रेट लाइन, जीरो ऑर्डर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर ध्यान है तो सोचो। यस, ओके। तो भाई इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पेपर में ग्राफ पूछता है, उसको पसंद है ग्राफ पूछना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस ए नॉट क्या डिपेंड कर रहा था, रेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। यस, बिल्कुल कर रहा था, है ना, डायरेक्टली रिलेटेड था। ये फर्स्ट ऑर्डर है। ओके जी। अब यही चीज वो लॉग वाले एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी पूछ सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन में पूछ सकता है कि बताओ लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम में क्या होगा। अब इसका प्लॉट सोचो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लॉग ए माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे प्लॉट करोगे। ठीक है, इसको ट्राई करना, इसकी मैं ग्राफ बता देती हूँ, आप इसका स्लोप बताना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, टेल मी द स्लोप फॉर दिस रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हाँ ये देखो इसका हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होगा। ओके, तो ये कुछ ग्राफ से इनको ध्यान रखना फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। आर वी क्लियर ऑन दिस। यस, ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब एरहीनियस इक्वेशन की बात करते हैं। क्या बोला था एरहीनियस इक्वेशन में, एरहीनियस इक्वेशन में पहले तो ये एक्सप्रेशन तुमको ध्यान में रखना है ना, k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, रेट कांस्टेंट है, के आपका ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ए आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, एरहीनियस कांस्टेंट आप बुला सकते हो, वो है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ए किसकी ये वाली फॉर्म, और अगर लॉगरिथमिक फॉर्म मैंने बनाई तो ग्राफ से वहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना। ये आपके रेट कांस्टेंट के ऊपर इम्पैक्ट बताएगा, बाकी सारे पैरामीटर्स का कैसे वो चेंज हो सकता है, क्या होगा। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है वैसे, और दो अलग अलग टेम्परेचर पे, मान लो रेट कांस्टेंट K1 है आपके लिए, टेम्परेचर T1 के लिए, ठीक है, रिएक्शन का, और रेट कांस्टेंट K2 डिफाइन हो रहा है T2 टेम्परेचर पे। तो यहाँ एक्सप्रेशन होता है log K2 by K1 will be equal to activation energy by
2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है जी, इसको ध्यान में रखना, एक्सप्रेशन पे सीधे न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट्स को चाहिए होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए। जैसे मान लो ये आपका है ना, आप देख रहे हो एनर्जी है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो पहाड़ी चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए होगी ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन की। ठीक है, देखो इतनी एनर्जी तो है रिएक्टेंट के पास, पर उनको ऊपर जो एडिशनल एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो वो जब मिलेगी तो ही ये पूरा पार कर पाएंगे। और ऊपर से नीचे अगर ये पूरा मेजर करो तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ये पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस आपको एंथैल्पी बताता है, डेल्टा एच बताता है रिएक्शन की। ठीक है, तो एनीवे जब आप कैटालिस्ट यूज करते हो तो कैटालिस्ट यही करता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इस बैरियर को कम कर देगा, जिससे रिएक्टेंट के लिए आसान हो जाएगा प्रोडक्ट बनाना, तो रिएक्शन थोड़ी स्पीडन अप हो जाती है। ठीक है जी, हाँ, तो यहाँ पर देखो ये एर्हीनियस इक्वेशन के में अगर आप लॉन ले लो दोनों तरफ तो ये बन जाएगा लॉन, टेकिंग लॉन बोथ द साइड्स, तो हमें मिलेगा लॉन के विल बी इक्वल टू लॉन ए माइनस ए बाई आर टी। तो इधर ना आपसे प्लॉट पूछ लेता है, अलग अलग फॉर्म्स में एर्हीनियस इक्वेशन के ग्राफ पूछता है, तो बोल सकता है लॉन के और 1/t का बनाओ, है ना। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से स्ट्रेट लाइन मिलता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप हमेशा नीचे की तरफ आता है ना। बना सकते हो, इस रिएक्शन का स्लोप होगा माइनस ए बाई आर, या न्यूमेरिकल्स में पूछ लेता है आपसे, है ना, स्लोप दे देता है आपको ग्राफ का और एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देगा। ठीक है, रेट कांस्टेंट दे देता है अलग टेम्परेचर पे, तो ये फॉर्मूला ये वाला लगवा सकता है, तो आप वो स्लोप का फॉर्मूला भी सीधा ध्यान रखना। ओके, चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, राइट। चलो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है। सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनका लेवल बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो यू विल सी आराम से आप लोग इसको कर पाओगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, यस करें। हाँ, तो देखो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, तो जब भी आप ऑर्डर देखते हो रिएक्शन का, जैसे कोई रिएक्शन हुई है, ए ने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो जब कोई हम रिएक्शन देखते हैं उसका रेट हम कैसे लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कुछ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, मान लो n, है ना, वो एक्सपेरिमेंटली निकलता है, उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर यही है आपका। अगर मान लो कोई और रिएक्टेंट भी होता है इसके साथ C प्लस ए, है ना, तो ए का भी, ए के साथ साथ सी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर जो उसका ऑर्डर होता मान लो m है ना, तो ये जो n प्लस एम होता है ये अपना टोटल ऑर्डर हो जाता है रिएक्शन का, है ना, ये अपना हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपल है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई, ये आपका ऑर्डर है रिएक्शन का, और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होता है। कैसे निकलता है बेटा, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, कर सकते हैं। रिएक्शन का रेट क्या होता है ये मैम ने पहले भी बताया था, किसी चीज का रेट मतलब पैसे नहीं होता, उसका चेंज आप बताते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और ये तो कॉन्सेंट लाइक रिएक्शन के लिए रेट पूछा है, तो कॉन्सेंट्रेशन में बता सकते हो चेंज रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो रेट रिएक्शन का होगा, कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है फॉर द रिएक्शन द रेट लॉ इज गिवन बाय, आर रेट कांस्टेंट है, ए की पावर हाफ बी की पावर 2, ये रेट लॉ है। तो बोल रहा है ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, बहुत आसान है, बता दो ऑर्डर क्या होगा। ये पावर्स को ऐड कर देंगे, हाफ प्लस 2 हो जाएगा 2.5, यस 5/2 दैट इज 2.5, इजी बीजी लेमन स्क्वीजी।
चलो एक क्वेश्चन देखो, एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl देता है, रेट आपको दिया गया है R। रेट मतलब रेट किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट के, R अपना रेट कांस्टेंट है, इसको K कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो बोल रहा है ऑर्डर बताओ रिएक्शन का। अब भाई ऑर्डर देखो, अगर इसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन की टर्म होती जो है नहीं, तो मतलब उसकी पावर 0 रही होगी। रेट कांस्टेंट के बराबर तभी आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो भी होगा उसकी पावर 0 रही होगी। ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में ही ऐसा होता है ना। तो ऑर्डर 0 है। मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हो यहाँ पर, है ना। तो एक हाइड्रोजन के मोल्स है ना क्लोरीन के, 1 + 1 विल बी 2, मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी। यूनिट ऑफ आर मतलब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछा है, बता दोगे इजीली। रेट के ही बराबर होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स, है ना। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखो। देखो यूनिट जो है ना रेट कांस्टेंट की, वो कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 - n बाय टाइम के बराबर होती है। अगर प्रेशर की टर्म्स में डिफाइन करोगे तो एटमॉस्फेयर कॉन्सेंट्रेशन की जगह ले लेना। ठीक है, इसमें अगर आप n क्या है आपका ऑर्डर है, उसकी वैल्यू डालोगे तो यूल गेट इट। यहाँ पे R इज लाइक द रेट कांस्टेंट दिखाया हुआ है इन्होंने। ओके, इजी है, मुश्किल लगा के आपको बताओ नहीं ना। मैम आप सॉल्व कर रही हो, आपको इजी लग रहा होगा, हम पहली बार कर रहे हैं, हमें मुश्किल लग रहा है। मेरा आसान है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, राइट। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं, राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी फॉर्मूला बताया, कॉन्सेंट्रेशन 1 - n पावर डिवाइड बाय टाइम, है ना। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछेगा तो कॉन्सेंट्रेशन अपना मोल पर लीटर और 1 - 0 बाय इसको सेकेंड में मान लो, सो दिस विल बी मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको वो रेट कांस्टेंट देता है, ऑर्डर रिएक्शन का नहीं बताता, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के आप ऑर्डर पहचान सकते हो। ओके जी, वेरी गुड। रेट कांस्टेंट हो गया 0 ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी ऐसे निकाल लोगे, मोल पर लीटर 1 - 1 वो 0 हो जाएगा तो सेकेंड इनवर्स आएगा। तो किसी रिएक्शन की अगर यूनिट देखो सेकेंड इनवर्स है रेट कांस्टेंट की, तो मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। कर सकते हो, ये इजी सा क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में तुमको डिफरेंस बताना है, दिस वुड बी इजी। अगर मॉलिक्यूलैरिटी की बात करते हो, वो डिफाइन करता है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। या एक बेहतर डेफिनेशन बताऊं तो मॉलिक्यूलैरिटी होता है कि एक रिएक्शन में ना साइमल्टेनियसली कितने रिएक्टेंट्स आकर कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कमिंग साइमल्टेनियसली, कोलाइडिंग साइमल्टेनियस, एक साथ कितने रिएक्टेंट आके साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे कि प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, अब इसमें ये हमेशा होल नंबर होगा, क्योंकि या तो एक मॉलिक्यूल आएगा, 2 आएगा, 3 आएंगे, 4 क्या हो, मतलब 4 आ जाएंगे, 4.5 क्या होता है, 1.5 क्या होता है। तो मॉलिक्यूलैरिटी होल नंबर होगा, क्योंकि वो बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, साइमल्टेनियसली आके कोलाइड करती हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये अप्लाई होता है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्री होती है सिंगल स्टेप, और दूसरा लॉ ऑफ मास एक्शन इन पे लगता है। तो मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ इन्हीं रिएक्शंस के लिए डिफाइन की जाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं डिफाइन करते। और इसमें भी मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा होना बहुत मुश्किल होता है, बट ऑर्डर के साथ ऐसा नहीं है। एक तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, ये 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, और ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों पे लगता है। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करता। यहाँ देखो 7th, एक रिएक्शन आपको दी गई है, पूछ रहे हैं इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी बताइए। देखो यहाँ भी वही चीज, रेट किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट के,
तो यानी ऑर्डर इसका 0 होगा, 0 ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, है ना। यूनिट, अब आप 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट रेट कांस्टेंट की बता सकते हो, कर लोगे। बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, बताओ क्या ये मुश्किल क्वेश्चंस हैं? मुश्किल है नहीं। ये देखो, एक रिएक्शन बोल रहा है इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। अच्छा, एक रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, हाउ इज इट्स रेट अफेक्टेड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। ओके, पहली बात तो मैं रेट एक्सप्रेशन लिखती हूँ, रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, उसके रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो कह रहा है अगर मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट पे क्या असर पड़ेगा, मतलब 2a कर दिया मैंने, है ना। तो इसको सॉल्व करो, 2 स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, तो देखो रेट, नया रेट 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेट के, इसके 4 टाइम्स, है ना। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो रेट 4 गुना हो गया, है ना। अगर हाफ से कर दिया रिड्यूस तो आर डैश के कॉन्सेंट्रेशन आपने a/2 कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 को बाहर ले लूं अगर मैं, के a स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बना, आर डैश विल बी आर का 1/4। तो कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना आपने जब, मतलब जो डबल की थी कॉन्सेंट्रेशन, तो रेट 4 गुना हो गया था, जब आपने हाफ से रिड्यूस कर दी तो रेट 1/4 हो गया। देख सकते हो, कर पाओगे सारे क्वेश्चन बेटा, सारे क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं, बोर्ड्स का लेवल बहुत नॉर्मल होता है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ देखो, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट से आपको रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, बता सकते हो, पीछे ही कराया, ये तो सेकेंड इनवर्स, ये तो साफ साफ फर्स्ट ऑर्डर है ना। और पहले वाली देख सकते हो आपकी 0, हाँ सॉरी, क्या यूनिट दिया है, लीटर मोल में सेकेंड इनवर्स, यस, उसी में डाल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन 1 - n बाय टाइम, तो उस हिसाब से देखोगे ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन निकलेगी, ठीक है, कर सकते हो, इजी पीजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डिस्कस करिए 4 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सिंपल है, देखो एक तो टेम्परेचर, ठीक है, रेट जो है रिएक्शन का वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज होने से, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स भी पार्टिकल्स के बीच में बढ़ने लग जाती है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट रिएक्शन का बढ़ जाता है। कॉन्सेंट्रेशन, देखो जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की लोगे या जितना कम उनका सरफेस एरिया लोगे, जितना कम, जितने छोटे पार्टिकल साइज लोगे, है ना, पाउडरी फॉर्म बिल्कुल लिया आपने, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, सरफेस एरिया इंक्रीज लिखो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा पार्टिकल्स का, यानी जितने छोटे छोटे पाउडरी फॉर्म में पार्टिकल्स ले लोगे क्रश करके, उतना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, उतनी फास्ट रिएक्शन होगी, है ना। तो टेम्परेचर के बाद कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, रेट, है ना, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो भी फास्ट हो जाएगा। ऐसे ही सॉलिड लिक्विड गैस में कंपेयर करोगे तो गैसेस की सबसे रेट फास्टेस्ट होती है, क्योंकि गैसेस में इंटू पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, यही बताया था मैम ने, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, उतनी फास्ट रिएक्शन होगी, है ना। द लास्ट, यू कैन हैव एक्टिवेशन एनर्जी, जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। जैसे रिएक्टेंट है, इनको प्रोडक्ट में जाना है, अगर बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो टाइम लगेगा। अब यही मान लो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होती इतनी, तो रिएक्शन जल्दी होता, है ना। सो ये कुछ फैक्टर्स थे, राइट गाइस। ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन ना पेपर में पूछता है आपसे, तो इसको देखो, एक रिएक्शन आपको दी गई है, द फॉलोइंग डेटा वर कलेक्टेड, ऑल द मेजरमेंट्स वर टेकन एट 263 केल्विन। तो बोल रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ। देखो, रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखने के लिए रेट कांस्टेंट चाहिए, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन,
यानी NO, अपना रिएक्टेंट यहाँ पे कौन है, एक NO है और एक क्लोरीन है। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर अल्फा बीटा, इनके ऑर्डर चाहिए। तो मुझे अल्फा और बीटा पहले ऑर्डर निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Cl2, निकालना पड़ेगा, यस बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो हम इस डेटा का कैसे यूज करते हैं, देखो अगर आपको देखना है रेट रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, तो आप क्या करो, वहां पर जाओ जहां आपका दूसरा रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। जैसे इस डेटा में देखो, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 के डेटा में NO कांस्टेंट है, NO इंक्रीज नहीं कर रहा, NO कांस्टेंट है। तो अब आप बाकी को रीड करो, क्लोरीन के चेंज होने से, क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से रेट में कैसे चेंज आ रहा है। देखो अगर मैंने क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन 15.15 से 0.30 2 टाइम्स हो गई, अगर कॉन्सेंट्रेशन क्लोरीन की 2 गुना हो गई तो देखो रेट भी 2 गुना हो गया, 0.6 से 1.2 हो गया, 2 गुना। यानी जब आपका NO कांस्टेंट था, तो जब मैंने क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन डबल की, रेट भी डबल हो गया। तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि क्लोरीन के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर रिएक्शन का एक है, क्योंकि उसको 2 गुना किया वो भी 2 गुना हो जाएगा, इसको 4 गुना करोगे वो 4 गुना हो जाएगा। तो इट इज ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, ठीक है। अब ऐसे ऐसा डेटा उठाओ जहां पे क्लोरीन कांस्टेंट है, कहाँ है देखो, एक तो फर्स्ट वाला और एक थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट और थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट अब उठा लो, है ना। फर्स्ट और थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में आप देखो क्लोरीन कांस्टेंट है, तो NO को ऑब्जर्व करो, NO 0.15 से 0.30 गया, यानी 2 गुना हुआ। अगर NO की कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना की, तो रेट को देखो 0.6 से 2.4, 4 गुना हो गया, है ना। मतलब मैंने रेट को, जब मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन NO की डबल कर दी तो रेट 4 गुना बढ़ गया। तो इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO कितना है, 1 + 1 2, ऑर्डर NO के रिस्पेक्ट में 2 है। तो ऐसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ये 2 और ये 1, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा रेट लॉ का। ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर, 2 + 1 थर्ड ऑर्डर है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, यूनिट बता सकते हो, वही कॉन्सेंट्रेशन 1 - n बाय टाइम, वो वाला फॉर्मूला पुट करके आप यूनिट्स निकाल लेना, ठीक है। दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सही है ये वाली चीज, हाँ जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द डेटा गिवन बिलो इज फॉर द रिएक्शन, आपको डिटरमाइन करना है इस रिएक्शन के लिए क्या क्या, ऑर्डर, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट। करोगे इसे ट्राई, सो गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो मुझे बताना इन 12 सवालों में से आप लोग कितने सवाल बना पाए, ठीक है। सो आई वांट टू नो दिस फ्रॉम यू। आज के सेशन में हमने क्विकली अपना काइनेटिक्स को रिवाइज किया है, ऐसे और सेशंस के लिए एंड यस बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके CBSE बोर्ड्स 11th 12th एग्जाम से रिलेटेड चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, राइट। शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स ताकि सबको सपोर्ट मिले, चैनल विल ऑल्सो ग्रो इफ यू गाइज वांट इट, है ना। तो अगर आपको फायदा हो रहा है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। That's it for today. I'll sign off now and see you next time, guys. Bye.